कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फिनोमिना, हमारा ये टॉपिक पेज नंबर 75 पे दिया हुआ है। हमने इससे पहले मॉर्फोलॉजी की ब्रांचेस और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक वर्ड की जो है उसके ऊपर हमने बात की थी, उन चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया था। तो मॉर्फोलॉजी के अगले एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, कॉमन जो मॉर्फोलॉजिकल फिनोमिना है उसको हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 75 पे आखिरी पैराग्राफ से हमारी आज की डिस्कशन स्टार्ट होगी। इंसान जो है वो उसकी जुबान को जब इस्तेमाल करता है तो उसके ज़रिए वो वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस करता है, ठीक है, या मुख्तलिफ प्रोसेसेस को वो इस्तेमाल करता है जिसके ज़रिए वो वर्ड की स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकता है, यानी कि उसके साथ कोई चीज़ ऐड करे या उसके अंदर कोई इंटरनल चेंज करे। अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंसान ज़ुबान को मॉडिफाई कर सकता है और उसके ज़रिए फिर उसका और उसी मॉडिफिकेशन के ज़रिए, उसी चेंज के ज़रिए वो नए मीनिंग्स को एक्सप्रेस करता है या एक नया ग्रामेटिकल कंट्रास्ट पेश कर सकता है। तो किस तरह हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना। मैंने जैसे बात की कि जब आप ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके अंदर चीज़ें ऐड या उसके अंदर रिमूव करके नए वर्ड आप बनाते हैं, ठीक है। वर्ड की हद तक जो ग्रामर है उसको हम मॉर्फोलॉजी के अंदर देखते हैं। तो किस तरह होता है। सबसे पहली बात है एफिक्सेशन। मॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना के अंदर आप इंटरनल चेंजेस करते हैं, कुछ ऐड करें, कुछ रिमूव करें, तो क्या क्या होता है। सबसे पहला एलिमेंट है एफिक्सेशन का, जो हम करते हैं। पेज नंबर 76 पे मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ पे आप देखें एफिक्सेशन, एफिक्स की जब आप किसी भी वर्ड के साथ आप एफिक्स लगाते हैं तो उस प्रोसेस को एफिक्सेशन कहा जाता है। ये कॉमन मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है किसी भी जुबान में। लिंग्विस्ट जो है वो एफिक्सेशन के प्रोसेस को 3 टाइप्स में जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं। एफिक्सेशन 3 तरीकों से होती है। एक ये कि लफ्ज़ से पहले कुछ लगा दिया जाए, एक ये लफ्ज़ के अंदर कुछ लगाया जाए, और एक ये कि जो लफ्ज़ से बाहर आखिर में लगाया जाए। एक ही लफ्ज़ हम देखते हैं, वर्ड है हमारे पास, यहाँ पे प्रीफिक्स। सबसे पहले प्रीफिक्स एक वर्ड या सिलेबल है, जैसे को, एन, ई, एक्स, नॉन, अन, प्री, री, एक्सेट्रा। कहते हैं कि ये वो अल्फाज हैं जो कि किसी भी वर्ड से पहले लगा के उसके मीनिंग को के अंदर मजीद एडिशन करते हैं या उस वर्ड के मीनिंग को चेंज करते हैं। जैसे ई एन से आप रिच के साथ ई एन लगाएंगे तो इन रिच हो जाएगा। प्रीफिक्स का मतलब ये भी है, जैसे हमने कहा डॉक्टर, मिसेस, मिस्टर, सर, एक्सेट्रा, ये भी प्रीफिक्स लगते हैं किसी बंदे के नाम के साथ, ताकि उसको टाइटल दे दीजिए, मर्द है कि औरत है, मिस्टर, मिस, सर, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है जेंटलमैनली। इस वर्ड को देखें, यहाँ पे एक प्रीफिक्स है वर्ड, मैंने प्रीफिक्स को मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है। जेंटल जो है इसके अंदर प्रीफिक्स है, ठीक है। ये वर्ड जो है वो 3 मुख्तलिफ वर्ड से बना हुआ है, जेंटल, मैन और ली, 3 से बना हुआ है। इसमें जेंटल जो है बेसिकली कहता है ये प्रीफिक्स है। इसके बाद है इनफिक्स। इनफिक्स डेरिवेशनल भी हो सकता है, इन्फ्लेक्शनल एफिक्स भी हो सकता है, जो कि वर्ड की बॉडी के अंदर मौजूद होता है। और एक ऐसा जो है वो टाइप है एफिक्स की जो कि बेस के अंदर मौजूद होती है। बाज़ दफ़ा कहता है कि अक्सर इस तरह होता है कि आप इंग्लिश के अंदर इनफिक्सेस को बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं। इसमें यहाँ वर्ड है, यहाँ पे जो जेंटलमैन के अंदर बोला हमने, मैन, इसके अंदर इनफिक्स है, ठीक है। डेरिवेशनल भी हो सकता है, इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, वर्ड की बॉडी के अंदर मौजूद है। उसके बाद है सफिक्स। सफिक्स जो है ये एक ऐसा लेटर या ग्रुप ऑफ वर्ड है बेसिकली, जो कि एंड पे लगाया जाता है। वर्ड के एंड पे आप उसको ऐड करते हैं। जेंटलमैन, ली, एल वाई, सिंगल वर्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड, एक से ज्यादा अल्फाज भी यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह हमने 2 भी लगाए, वाई अकेला भी लग सकता है। अब जैसे वाई आपने ऐड किया, ठीक है, रस्ट के साथ तो रस्टी हो गया। इसी तरह इन्फ्लेक्शन लगाए, ई जी, जैसे ई एन लगाया ऑक्सन,
सफिक्स का मतलब यह है कि ऐसा अफिक्स जो कि वर्ड के एंड पे लगता है, उसकी बेस या फ्रेज पे। मिसाल के तौर पे वर्ड जेंटलमैनली के अंदर ly है, वो सफिक्स है। ठीक है, तो ये एक सबसे पहली बात है एफिक्सेशन, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन आप इस तरह भी करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना के अंदर बेसिकली क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन होती है। एक लफ्ज होता है, उस लफ्ज से बहुत से अल्फाज बनते हैं। मैंने जैसे पहले बात की कि ये एक कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना है कि इंसान जो है वो एक लफ्ज के साथ उससे पहले उसके बाद कुछ अल्फाज ऐड करता है, उससे वो नया वर्ड बना लेता है। सो इसमें पहली चीज है एफिक्सेशन का प्रोसेस, जिसमें आप ये काम करते हैं। दूसरा है वर्ड फॉर्मेशन, जो कि मॉर्फोलॉजी का ताल्लुक ही वर्ड फॉर्मेशन के साथ है। तो दूसरी जो चीज है वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि हम दूसरे अल्फाज को इनके साथ स्ट्रिंग करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, दूसरे अल्फाज को जोड़ के हम नए अल्फाज बनाते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। कंपाउंडिंग बेसिकली लेक्सिकल कैटेगरीज की कॉम्बिनेशन होती है। याद रखिएगा कि कंपाउंडिंग जो है वो लेक्सिकल कैटेगरीज की कॉम्बिनेशन होती है, जैसे नाउन्स, एडजेक्टिव्स या वर्ब्स या प्रपोजिशन की, और इसके जरिए लार्जर वर्ड क्रिएट किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंपाउंडिंग जो है वो लामहदूद है। जोड़ना, एफिक्सेशन के अंदर तो एक लफ्ज के साथ लफ्ज लगाया ना, ठीक है, उससे पहले उसके बाद लगाया, और जो उसके एफिक्सेस जो एक वर्ड के साथ लगते हैं उनका सेपरेटली कोई मीनिंग नहीं होता, ये याद रखिएगा। जबकि कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जो दो वर्ड्स आपस में मिक्स होते हैं उन दोनों का सेपरेटली अपना अपना मतलब होता है। ठीक है, मतलब होता है। बाज दफा वो जुड़ जाते हैं, बाज दफा हाइफनेटेड होते हैं, बाज दफा वो स्पेस्ड होते हैं, लेकिन वो जुड़े हुए होते हैं। मीन्स मतलब उनका एक होता है। ठीक है, यानी कि आप उनको स्ट्रिंग टुगेदर करते हैं। अब यहाँ पे नाउन के साथ नाउन जोड़ा गया तो स्ट्रीट लाइट, एडजेक्टिव के साथ नाउन जोड़ा गया तो हाई हील्स, वर्ब के साथ नाउन जोड़ा गया तो स्वीयर वर्ड्स, प्रपोजिशन के साथ नाउन जोड़ा गया तो ओवरलोड। ठीक है, कैंप साइट, हैप्पी आवर, वॉश क्लॉथ, आउट हाउस, बैक केस, ब्लू बर्ड, स्क्रब लेडी, इन ग्रुप। ये कंपाउंड है, मुख्तलिफ कंपाउंड जो मैंने आपके सामने पेश किए। नाउन के साथ नाउन जुड़ा तो स्ट्रीट लाइट, कैंप साइट और बैक बुक केस बना। एडजेक्टिव के साथ नाउन जोड़ा तो हाई हील, हैप्पी आवर, ब्लू बर्ड बना। उसके बाद वर्ब के साथ नाउन जोड़ा तो स्वेयर वर्ड, वॉश क्लॉथ, स्क्रब लेडी। ठीक है, प्रपोजिशन के साथ नाउन जुड़ा तो ओवरलोड, आउट हाउस और इन ग्रुप जैसे अल्फाज बने। ये है कंपाउंडिंग। इसके बाद अल्फाज को एक और तरीका भी है जिसके जरिए आप बनाते हैं इंटरनल चेंज। इंटरनल चेंज में क्या होता है, इंटरनल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो है वो एक नॉन मॉर्फेमिक सेगमेंट को दूसरे से आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, एक नॉन मॉर्फेमिक सेगमेंट को, मिसाल के तौर पे, मतलब वो पूरा मार्फीम नहीं होता ना, मार्फीम में तो ये ना ER एक मार्फीम है जो कि किसी के साथ ऐड होता है तो मतलब देता है, या नॉन मॉर्फेमिक है। सिंग है वर्ड, इंटरनल चेंज होगी तो सैंक हो जाएगा। ठीक है, सिंक है तो सैंक हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ आई जो है, आई को ए के साथ चेंज किया, ड्राइव से ड्रोव हुआ, फुट से फीट हुआ, गूस से गीस हुआ। सो पास्ट फॉर्म और प्लूरल फॉर्म्स बनाते हुए जो है आपने सिर्फ इंटरनल चेंज की। इस तरह भी वर्ड्स बनते हैं। सिंग से सैंग दूसरा वर्ड है ना, डिफरेंट वर्ड है, पास्ट फॉर्म हो गई, एक नया लफ्ज बन गया। सो इस तरह भी आप बनाते हैं, मतलब कोई ना कोई चेंज आप उसके अंदर करते हैं, वर्ड चेंज हो जाता है। इसके बाद जो चौथा जो कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना है जिसके बारे में मैं बात करूंगा पेज नंबर 76 पे आखिरी पैराग्राफ में, वो है सप्लीशन। एक ऐसा मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे रूट मॉर्फीम को जो है आप फोनोलॉजिकली अनरिलेटेड फॉर्म के साथ चेंज करते हैं, और चेंज करके आप बेसिकली ग्रामेटिकल कंट्रास्ट को इंडिकेट करते हैं। सो इसमें होता क्या है, इसमें एक स्टेम को आप दूसरे स्टेम के साथ बदलते हैं, और इससे क्या होता है कि मॉर्फीम का जो एलोमॉर्फ है जिसकी कोई फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी नहीं होती, वो दूसरे एलोमॉर्फ के साथ रिप्लेस हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहाँ पे वर्ड है, देखें, ये भी मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। रूट मॉर्फीम रिप्लेस हो गया, फोनोलॉजिकली अनरिलेटेड फॉर्म। रूट मॉर्फीम क्या था, गो,
गो से मुकम्मल चेंज हो गया वेंट। वेंट जो है वो पास फॉर्म है गो की, वाज जो है वो वर्ब पास फॉर्म है बी की। सो इन केसेस में आप इनके दरमियान आप सप्लीमेंट इंटरनल चेंज के दरमियान आप डिफरेंस बार दफा नहीं कर सकते। थिंक थॉट, सीक थॉट, बार दफा ऐसे भी नहीं थिंक थॉट और सीक थॉट। सीक थॉट में या थिंक थॉट में जब आप रखेंगे तो आप इन दोनों के दरमियान चेंज को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन सप्लीशन में क्या है कि रूट मॉर्फीम सेम रहता है लेकिन फोनोलॉजिकली अनरिलेटेड फॉर्म आ जाती है। बेसिकली वर्ड क्या है गो, वर्ब है जाना, फॉर्म चेंज होगी वेंट, गॉन, बिल्कुल चेंज होगा। दिस इज व्हाट सप्लीशन। ठीक है, वर्ड दूसरा बना और सप्लीशन हुई, सप्लीशन के जरिए वर्ड दूसरा बना। इंटरनल चेंज में तो आपने सिर्फ क्या थिंक थॉट, सीक थॉट, फूड फीड, गूज गीज, ड्राइव ड्रोव ये कर दिए इंटरनल चेंज में। लेकिन सप्लीशन में आपने मुकम्मल बदल दिया, रूट मॉर्फीम रिप्लेस हो गया फोनोलॉजिकली अनरिलेटेड फॉर्म से। रूट मॉर्फीम क्या था गो था, अब ये गो ही अनरिलेटेड फॉर्म से बदल गया वेंट, गॉन, बदल गया ना। तो इसी तरह गुड, बेटर, बेस्ट अनरिलेटेड फॉर्म से बदल गया। तो ये है, इस प्रोसेस को कहते हैं सप्लीशन। तो ये था कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना पे हमारा छोटा सा लेक्चर जिस पे मैंने आपको चीजें ब्रीफ की। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक जो है वो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है कि आप जो है वो मॉर्फोलॉजी की काइंड्स और उसके टाइप्स को डिस्कस करें। पेज नंबर 79 पे ये टॉपिक दिया हुआ है कि मॉर्फोलॉजी क्या है, उसको देखते हैं। अभी मॉर्फोलॉजी बेसिकली मॉर्फीम्स की स्टडी का नाम है। पेज नंबर 77 पे मैं पहला पैराग्राफ डिस्कस कर रहा हूं। मॉर्फोलॉजी जो है उसके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर भी बड़ा ज्यादा पूछा जाता है कि मॉर्फोलॉजी क्या है और आप उसकी काइंड्स के बारे में बात करें। मॉर्फोलॉजी बेसिकली मॉर्फीम्स की स्टडी पे बेस करती है। और मॉर्फीम्स क्या है? मॉर्फीम्स ग्रामर के स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट है। ब्लूमफील्ड एक बड़ा मशहूर लिंग्विस्ट है, उसके मुताबिक जो है मॉर्फोलॉजी बेसिकली उन कंस्ट्रक्शंस की स्टडी है जिसमें हम साउंड फॉर्म्स को कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर देखते हैं। डॉर्फमैन मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करते हुए कहता है कि ये बेसिकली अल्फाज की ग्रुपिंग को स्टडी करती है कि किस तरह साउंड को किस तरह वर्ड के अंदर ग्रुप किया जाता है, कैसे आवाजें मिलके वर्ड्स बनाती हैं। दोनों ने बेसिकली एक ही तरीके से डिफाइन किया। हमने यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि मॉर्फोलॉजी से पहले सबसे पहले हमने फोनेटिक्स को पढ़ा। फोनेटिक्स में हमने जब स्पीच साउंड का हमने की फिजियोलॉजी को देखा कि आवाजें कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कौन सा वोकल जो स्पीच ऑर्गन है वो इन्वॉल्व होता है, कहाँ पे जब वो स्ट्रक्चर पैदा होता है और कहाँ से आवाज है वो प्रोड्यूस होती है, कौन सा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, कौन सा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है। और उसके साथ साथ जब हमने ये चीज देखी तो देखने के बाद फिर हम स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से हमने फोनोलॉजी के अंदर चीजों को डिस्कस किया। हमने उसका सिलेबल देखा, हमने उसके कोआर्टिलेशन इफेक्ट देखे और उसके बाद हम साउंड को स्पेसिफिक आने के बाद हम साउंड्स के कॉम्बिनेशन की जाने जब पढ़े तो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर आ गए। मॉर्फोलॉजी में आके हमने देखा कि लफ्ज तब ही बनता है जब उसके अंदर अल्फाज के हमने दो पार्ट्स बताए। एक हमने उसको बताया कि एक तो वो लफ्ज है जो कि अकेला स्टैंड कर सकता है और एक वो जो कि अकेला स्टैंड नहीं कर सकता। जो अकेला स्टैंड कर सकता है वो एक कंप्लीट सिलेबिक फॉर्म में होता है। जो नहीं स्टैंड कर सकता बाउंड मॉर्फीम उसकी सिलेबिक फॉर्म नहीं होती, यानी कि वो किसी न किसी पे इन्हिसार कर रहा होता है। सिलेबिक फॉर्म अब तनहा वो अपनी कोई सिलेबिक फॉर्म भी उसको भी मेंटेन नहीं करता। तो बात वही आई कि मॉर्फोलॉजी बेसिकली साउंड की उन कॉम्बिनेशन को देखती है जिसके जरिए आप ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं, वर्ड लेवल पे ग्रामर को देखती है। सो सेकेंड पैराग्राफ को देखेंगे। एक तरफ आपके आवाज है, साउंड है, फोनोलॉजिकल लेवल है और दूसरी तरफ आपका है सिंटैक्टिक लेवल, यानी दूसरी तरफ आपके अल्फाज की अरेंजमेंट है। अल्फाज की अरेंजमेंट मिलके आपको फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस बनाने में फैसिलिटेट करती है। इन दोनों के दरमियान में यानी कि एक तरफ साउंड की कॉम्बिनेशन है, एक तरफ वर्ड की कॉम्बिनेशन है। साउंड की कॉम्बिनेशन मिलके वो जब साउंड की कॉम्बिनेशन जब मिलती है यानी कि एक तरफ साउंड है और दूसरी तरफ वर्ड्स है,
इन दोनों के दरमियान में इनके साउंड की कॉम्बिनेशन, एक तरफ आपके पास साउंड पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आपके पास वर्ड्स पड़े, वर्ड्स मिलते हैं तो सेंटेंसेस क्लासेस बनाते हैं। अब साउंड और वर्ड्स के दरमियान में जो जगह है उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। वर्ड्स का ढेर इकट्ठा हो गया तो ये किसने बना के दी? मॉर्फोलॉजी ने बना के दी। एक ऑर्डर में कॉम्प्लीमेंट्री या सिंटैक्स के लिए, सिंटैक्स के लिए जरूरी है कि वो मॉर्फोलॉजी से वर्ड्स लेगा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या है? ग्रामर ऑफ वर्ड्स है। मैंने बताया साउंड, वहां पे हमने साउंड देखे, उसके अंदर फोनोलॉजी के अंदर साउंड में फिर साउंड की जो लॉजिकल कॉम्बिनेशन है उसने वर्ड्स बनाए और उन्हीं वर्ड्स को फिर सिंटैक्स में इस्तेमाल करके क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंसेस की सूरत में उसने प्रोड्यूस किया। सो वर्ड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर या फॉर्म को जब हम देखें तो आप देखते हैं कि जब आप वर्ड्स को देखते हैं तो एक जो है इनकी मॉर्फोलॉजी है बेसिकली वर्ड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर या उनकी फॉर्म्स को देखती है मॉर्फोलॉजी, जबकि सिंटैक्स जो है वो इस चीज को देखती है कि किस तरह वर्ड्स को सेंटेंसेस के अंदर, फ्रेजेस के अंदर, क्लॉजेस के अंदर किस तरह जोड़ा गया। अब एक ही वर्ड है इंग्लिश वर्ड अनकाइंड, इसके अंदर दो स्मॉलर यूनिट्स हैं अन एंड काइंड। ये मिनिमल यूनिट्स हैं और इनको आप फर्दर जो है मीनिंगफुल यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह के मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट जो है किसी भी ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन के जो होते हैं उनको हम मॉर्फीम के तौर पे पहचानते हैं। और एक मॉर्फीम बेसिकली एक इनडिवाइजेबल यूनिट होता है मॉर्फोलॉजी का। वर्ड अनलाइकली के अंदर आपको 3 मॉर्फीम्स मिलेंगे। वर्ड कारपेट, इसके मुकाबले में वर्ड कारपेट जो एक सिंगल मॉर्फीम है। कारपेट, वैसे तो देखा जाए कारपेट दो अलग से सेपरेट वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन मॉर्फीम के हिसाब से क्योंकि एक नया वर्ड बन जाता है अल्टीमेटली ये उन दो पिछले दो अल्फाज से मिलता जुलता नहीं है, कार और पेट, इसलिए ये एक सिंगल मॉर्फीम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, लिहाजा जब आप मॉर्फीम्स को सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं कि किस तरह मॉर्फीम्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है, तो फिर ये सारे का सारा जो डोमेन है वो मॉर्फोलॉजी का है। मॉर्फोलॉजी इन्हीं चीजों को डिस्कस करती है। चार्ल्स हॉकेट के मुताबिक मॉर्फीम्स जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअली मीनिंगफुल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अटरेंस के अंदर। किसी भी लैंग्वेज के अटरेंस के अंदर सबसे छोटे इंडिविजुअली मीनिंगफुल एलिमेंट्स, उनको मॉर्फीम बोला जाता है। वो कुछ ऐसे हैं जो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे पेज नंबर 77 पे कि मॉर्फीम का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉर्फोलॉजी के लिए मरकजी हैसियत का आमिल है। दो तरह के मॉर्फीम्स होते हैं, एक है बाउंड मॉर्फीम और दूसरे हैं फ्री मॉर्फीम। लिहाजा वर्ड है कि जैसे अनफेथफुल, तो इसके अंदर अन और फुल ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो कि बाउंड मॉर्फीम है, क्योंकि वो इंडिविजुअली अपने मीनिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जबकि फेथ जो है वो फ्री मॉर्फीम है क्योंकि वो अपना मीनिंग तन्हा भी दे सकता है, वो अकेला भी रह सकता है। सो मॉर्फीम बेसिकली मॉर्फ का ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि मॉर्फ का ही कॉन्सेप्ट देता है, जिसका मतलब ये है कि मॉर्फीम जो ये रिकॉग्नाइज करता है कि मॉर्फीम की एक फोनेटिक शेप होती है और जो फोनेटिक शेप भी किसी मॉर्फीम की जो होती है उसको हम उसका मॉर्फ बोलते हैं। ठीक है, ये इसका मॉर्फ है, फोनेटिक शेप के हिसाब से आप उसको मॉर्फ बोलेंगे। फोनेटिक शेप ऑफ अ मॉर्फीम इज कॉल्ड मॉर्फ। ये बात गौर कीजिएगा कि फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉर्फीम इज कॉल्ड मॉर्फ। तो वर्ड राइटर के अंदर दो मॉर्फीम है, एक राइट और एक या। सो ये दो, अब इसके अंदर कहता है कि सो रियलाइजेबल फोनेटिक शेप इसमें कौन से राइट और आ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि these are two morphs of the morpheme word in this case। इस मॉर्फीम के अंदर दो मॉर्फ्स हैं। ठीक है, राइटर के अंदर राइटर के अंदर कहता है कि इस वर्ड के अंदर दो मॉर्फ्स हैं। सो क्लोजली अलाइड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलोमॉर्फ। इसके साथ ही मॉर्फ को जब हमने जोड़ा तो फिर इसके साथ एक एलोमॉर्फ का भी कॉन्सेप्ट है। हमने ये चीज नोट की कि सम टाइम जो है इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो फोनेटिक शेप्स या फॉर्म्स होती हैं। प्लूरल मॉर्फीम को आप सा, जा, इज के साथ आप आइडेंटिफाई करते हैं। एलोमॉर्फ क्या बताता है कि ये प्लूरल है ना, तो उससे चूंकि मैंने बताया कि
उसके साथ जब ऐड होता है, एक वर्ड अकेला तो स्टैंड कर सकता है, मॉर्फीम में एक वर्ड अकेला स्टैंड करता है, लेकिन जो उसके साथ वर्ड जो उसके साथ फ्री बाउंड मॉर्फीम ऐड किए जाते हैं, ऐड होने से उसका मतलब चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है। यानी कि जैसे ही इसके साथ ऐड होते हैं तो मीनिंग चेंज करते हैं। तो जो मीनिंग चेंज करने वाले हैं उनको हम एलोमॉर्फी बता रहे हैं सारे। अब ये प्लूरल जो है वो सारे के सारे उसको प्लूरल करते हैं, तो एक जैसा मीनिंग देते हैं, प्लूरल कर दिया। तो प्लूरल जो है मॉर्फीम के अंदर आप देखें सा, जा और इज, ये तीनों एक ही एलोमॉर्फ है कि ये प्लूरल मॉर्फीम है बेसिकली, कि ये किसी वर्ड के साथ उसके रूल्स के मुताबिक ऐड होके उसको प्लूरलाइज करते हैं। इसी तरह पास्ट मॉर्फीम देखिए, डा, टा, आई, डी एंड क्यू। ठीक है, क्यू बेसिकली बोला जाता है कि जीरो मार्क जिसको हम बोलते हैं ना, उसी के सेंस में। तो ये सारी चीजें मौजूद है कि ईच ऑफ दीज मॉर्फ बिलोंग टू सेम मॉर्फीम, इसलिए इनको एलोमॉर्फ बोला जाता है, क्योंकि ये पास्ट मॉर्फीम है, लिहाजा इनको एलोमॉर्फ बोला जाता है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि क्या सेगमेंट वर्ड है या मॉर्फीम है या मॉर्फ है। तो चार्ल्स हॉकेट जो इस सवाल का जवाब देता है कि एक वर्ड जो है वो वर्ड इज दस एनी सेगमेंट ऑफ अ सेंटेंस बाउंडेड बाय सक्सेसिव पॉइंट्स एट विच पासिंग इज पॉसिबल। वर्ड जो है वो एक सेंटेंस का एक सेगमेंट है जिसके अंदर आप पाजेज के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने पॉइंट्स मौजूद हैं, कितने मार्क्स हैं। अच्छा, इसके बाद हम चौथा पैराग्राफ देखेंगे पेज नंबर 77 पे, जो कि इसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे होगा कि मॉर्फोलॉजी को हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं ट्रेडिशनली। एक है इन्फ्लेक्शनल और दूसरा है डेरिवेशनल। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम वेरिएशंस एंड इन्फ्लेक्शंस देखते हैं वर्ड के अंदर, ताकि उसके जरिए हम सेंटेंसेस के अंदर ग्रामेटिकल कंट्रास्ट को देख सकें फॉर एग्जाम्पल। और इसके साथ साथ आप इसके अंदर जैसे आप देखते हैं सिंगुलर प्लूरल नंबर देखते हैं या पास्ट टेंसेस देखते हैं। मिसाल के तौर पे एप्पल और एप्पल्स ये दो फॉर्म्स हैं, ठीक है, और ये नंबर के हिसाब से एक दूसरे से डिफर करते हैं। लिव और लिव्ड दो फॉर्म्स है सेम वर्ड की, लेकिन ये टेंस के हिसाब से डिफर करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंस को आप डिफरेंस वर्ड के दरमियान जो डिफरेंस है इसको जब हम देखेंगे, जो इस तरह का डिफरेंस है वर्ड का, ठीक है, नंबर के हिसाब से या टेंस के हिसाब से, तो उसको हम कहेंगे कि ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी का हिस्सा है। वर्ड का टेंस चेंज हुआ, वर्ड का नंबर चेंज हुआ। अगर वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो गया तो हम क्या कहेंगे, डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि नए अल्फाज की कंस्ट्रक्शन पे बेस करते हैं, कि बगैर किसी स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रोल को रेफर किए हुए कि वर्ड जो है वो उसको देखता है, उसके बगैर हम इन चीजों को देखते हैं। मिसाल के तौर पे एंजॉयबल जो है वर्ड है, ठीक है, एंजॉय से बनता है। एग्रीएबल जो है वो एग्री से बनता है। डिसलॉज लॉज से बनता है। तो ये बेसिकली अपनी ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज लेके आते हैं ना। एंजॉय की अपनी ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी है तो एंजॉयबल की अपनी है। तो अल्फाज को इस तरह बनाना कि उनके मीनिंग बदल जाए, ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ठीक है, मीनिंग बदल जाए उसका, तो उसको हम कहेंगे डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी। इन्फ्लेक्शंस के अंदर क्लास सेम रहती है, याद रखिए, वर्ड की क्लास सेम रहती है, यानी कि वर्ब है तो वर्ब भी रहेगा, ठीक है, वर्ब है तो वो भी रहेगा, नाउन है तो नाउन ही रहेगा। डेरिवेशंस के अंदर क्लास चेंज होती है, नाउन से वर्ब बन सकता है, वर्ब से एडजेक्टिव बन सकता है, ठीक है। सो डेरिवेशन क्या है, क्लास चेंजिंग मॉर्फोलॉजी को कहेंगे डेरिवेशन, से डिराइव करना। इन्फ्लेक्शन क्या है, क्लास मेंटेनिंग मॉर्फोलॉजी। इन्फ्लेक्शन जो है एक ऐसा चार्ल्स हॉकेट के मुताबिक पार्ट मॉर्फोलॉजी का ऐसा पार्ट है जो कि इन्फ्लेक्शनल एफेक्ट्स के ऊपर बेस करता है। बाकी की सारी जो मॉर्फोलॉजी है उसको हम कहते हैं ये डेरिवेशन है। पेज नंबर 77 पे आखिरी पैराग्राफ को देखेंगे। मॉर्फोलॉजी एफिक्सेस के ऊपर ही ऑपरेट करती है, जो कि बेसिकली इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी दोनों की बेस है, कोर है दोनों का। एफिक्सेस तीन तरह के होते हैं। एक हमने जैसे बात की प्रीफिक्सेस, इनफिक्स और सफिक्स, तीन तरह के एफिक्सेस होते हैं, ठीक है। एफिक्सेस, आप इसमें जो पहले फिक्स है वो ये है कि जब आप रूट जो वर्ड यानी कि असल जो वर्ड है, जड़ है, जो मेन वर्ड है, उससे पहले अगर लगाया जाए तो एफिक्स होगा। और इनफिक्सेस वो हैं
जो कि रूट के साथ ऐड होते हैं। सफिक्सेस जो हैं जो कि रूट के बाद होते हैं, यानी कि आखिरी जो होता है। सफिक्स जो है कहते हैं occurs in a word as not to allow any other suffix to follow it। सफिक्स नेस है फॉर एग्जांपल, तो इसके बाद अब आगे कोई नया लफ्ज नहीं लगा। सफिक्स एक ऐसा याद रखिए कि सफिक्स हम उस वर्ड को कहेंगे कि इसके बाद आप मजीद कोई नहीं ऐड कर सकते। अफिक्स से पहले कुछ नहीं ऐड होता, सफिक्स से बाद में कुछ नहीं ऐड होता। अफिक्स से पहले इनफिक्स लग सकता है, ठीक है, रूट के बाद और सफिक्स से पहले, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनफिक्स। अच्छा, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी की ये एग्जांपल है कि हमने बात की इन्फ्लेक्शन में क्या एक ही वर्ड है गो, उसमें हमने देखा गो, वेंट, गॉन, ठीक है। अब वर्ड की शेप तो चेंज हो गई लेकिन वर्ड की क्लास नहीं चेंज हुई, क्लास नहीं चेंज हुई, फोनोलॉजिकली चेंज हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया लेकिन क्लास नहीं चेंज हो गई। तो ये इन्फ्लेक्शन, जैसे हम कहते हैं ना मिसाल के तौर पर गो के साथ ईएस लगा दिया, गोज, वर्ड तो वही रहा, वर्ड भी रहा। जब किसी वर्ड की क्लास मेंटेन होगी, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही रहे, ठीक है, नाउन है तो नाउन ही रहे, ठीक है, वर्ब है तो वर्ब भी रहे। नॉर्मली ये नाउन और वर्ब के साथ ये मामला होता है, ठीक है, नाउन है तो नाउन ही रहे, वर्ब है तो वर्ब भी रहे, ठीक है, सिर्फ पास्ट फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये वर्ड तो वही है ना, वर्ब है ना, ठीक है। एप्पल है तो एप्पल्स हो गए, सो दिस इज व्हाट इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी, रहे तो एप्पल ही ना, लेकिन डेरिवेशन में क्या हुआ, वर्ड है एंजॉय, अब इसमें एंजॉय से आपने एंजॉयबल कह दिया, वर्ड ही बदल गया। एंजॉय जो है वो उसकी फॉर्म ही चेंज हो गई, वर्ड की वहां पे फॉर्म नहीं चेंज होती, ठीक है, क्लास उसकी वही रहती है, यहाँ पे क्लास चेंज होगी। वर्ड था एंजॉय, एंजॉय से आपने बोला एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट बोल दिया तो नाउन हो गया, एंजॉय वर्ब था तो वो नाउन हो गया। सो वर्ब से नाउन हुआ तो वो थी डेरिवेशन, आपने दूसरा वर्ड डिराइव कर लिया, लेकिन वर्ब से वर्ब भी रहा। एंजॉय से एंजॉय वर्ड को ही उठाएं, अगर आप समझ लें, अगर आपने इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन को तो इस तरह समझे, वर्ड है एंजॉय, एंजॉय के साथ आपने ईडी लगाया तब भी एंजॉय जो है वो वर्ब भी रहा। ये है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी कि आपने ईडी लगा दिया उसके साथ। लेकिन अगर आपने इसको बोला एंजॉयमेंट तो वो वर्ड था पहले वर्ब, वर्ब से वो हो गया नाउन, सो क्या हुआ, उसकी फॉर्म चेंज होगी, क्लास बदल गई उसकी। सो क्लास जब बदली तो वो थी डेरिवेशन, कि वर्ब से नाउन हुआ तो ये डेरिवेशन मॉर्फोलॉजी है। वर्ब से वर्ब भी रहा ईडी, एंजॉयज, एंजॉय के बाद एंजॉयज की सेंटेंस के अंदर शी एंजॉयज, ठीक है, सो एंजॉयज हुआ तो वो क्या हुआ, वो वर्ब भी रहा, तो ये क्या था, ये इन्फ्लेक्शनल थी। सो हम बात कर रहे थे इन्फिक्सेस और सफिक्सेस की, रूट के साथ ऐड होते हैं। मैंने इससे पहले आपके सामने एक वर्ड बोला था, ये जैसे डी नेशनलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट पे जो है वो सफिक्स है, और ये सफिक्स की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि इसके बाद इससे आखिर में मजीद कोई ऐड नहीं कर सकते। अब ये नेशन जो है ये रूट है और इसके साथ हमने 3 लगा दिए, लगाते गए ना, 1 बाय 1 लगाते गए, डी नेशनल किया, फिर नेशनलाइज किया, फिर जेशन कर दिया, तो लगाते गए, ठीक है। अब आखिरी जो होता है बेसिकली हम उसको कहते हैं कि ये फाइनल सफिक्स है। अब इसके बाद मजीद कुछ नहीं ऐड हो सकता। इससे पहले जो होंगे ना उनको आप इनफिक्स कह सकते हैं कि ये इनफिक्सेस हैं। नेशन के बाद ये सारे के सारे, रूट के बाद और आखिरी सफिक्स के बाद दरमियान में जो लगते हैं आप उनको इनफिक्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, आगे बात कर रहा था मैं कि जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल भी दी कि सफिक्स जो है वो उसके बाद डेरिवेशनल सफिक्स भी आप लगाया, जैसे एस लगाया ना, मिसाल के सफिक्स है एडेड काइंड वर्ड है, फॉर एग्जांपल इन द सफिक्स माई एडेड टू रूट काइंड may be followed by another suffix ness। अब एक वर्ड है काइंड, वर्ड है काइंड, ठीक है, अब इसके साथ आपने क्या लगाया, नेस लगाया, तो अब आपके पास 2 अल्फाज बन गए, काइंड नेस। काइंड नेस के बाद आपने इसको काइंडली नेस भी आप कर सकते हैं, 3 आपने कर दिए, काइंडली नेस, जिसके अंदर क्या होता है, कहते हैं
मी इज फॉलोड बाय अनदर सफिक्स नेस। ये बेसिकली ली था, इधर गलती से मी लिखा गया, इसको आप प्लीज चेंज कर दीजिए, मैं भी चेंज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, जैसे मैंने बाकी एग्जांपल है कि वर्ड ली है, ये आप रूट, इसका वर्ड जो रूट है वो काइंड है, काइंड के साथ आपने ली लगाया तो फिर अब इसको मजीद एक जो है ना वो सफिक्स की जरूरत है नेस की। सो वर्ड क्या हुआ हमारे पास, काइंडलीनेस। कहता है कि जिसके अंदर आप एक डेरिवेशनल सफिक्स देखते हैं ली और दूसरा आपके पास सफिक्स है नेस। सो प्रीफिक्स के अंदर कहता है, प्रीफिक्स के अंदर इन्फ्लेक्शनल डेरिवेशनल दोनों हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे वर्ड है डिस्काउंट के अंदर, अब इसके अंदर मजीद कोई सफिक्स नहीं ऐड हो सकता, लिहाजा ये इन्फ्लेक्शनल है। प्रीफिक्स के अंदर जैसे प्री है, तो प्री के अंदर जो है ना आप प्री मेडिटेटेड के अंदर जब आप देखें तो प्री जो है एक प्रीफिक्स है, कहता है इसके अंदर आप प्री मेडिटेटेड लगा सकते हैं। सो ये क्या हुआ, ये डेरिवेशनल है। इन्फ्लेक्शनल तब होता है जब आप उसके अंदर मजीद कुछ ऐड नहीं कर सकते उससे पहले, ठीक है, मजीद सफिक्स। यहाँ पे जैसे बता दिया मैंने कि वर्ड है हमारे पास, उसका हमने जैसे बात की डिस्काउंट, तो डिस्काउंट से पहले आप, इससे पहले आप कुछ नहीं लगा सकते, अब ये इन्फ्लेक्शनल है, ठीक है, ये वाला जो सफिक्स था ये इन्फ्लेक्शनल था, लेकिन वहां पे हमने लगा दिया अनप्रीमेडिटेटेड, प्रीमेडिटेटेड से पहले आपने अन लगा सकते हैं। सो अब ये डेरिवेशनल हो गया। तो ये थी बातें हमारी मॉर्फोलॉजी के ऊपर जो हमने की आपके सामने। पेज नंबर 73 से लेकर 77 तक हमने, सॉरी 75 से लेकर 77 तक हमने चीजों को डिस्कस किया। यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।